इस वक्त हमारे साथ है डिम्पल पांचटारी सर। आपका लाइव टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? थैंक यू। सबसे पहले लाइव टाइम टीवी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी। मैं तो आज ही आया हूँ, मंडी में आता नहीं हूँ अमूमन जी, मगर आज बाजार देख के कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि जी मार्केट काफी डाउन लग रही है मुझे। और अभी जुलाई का मंथ है जी, तो ये बहुत ही चिंता का विषय आने वाला टाइम हमारे लिए जी। डिम्पल सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप हर साल जो है सेब का अच्छा कारोबार करते हैं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की है सेब में, रेट की बात करें तो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं और जो मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है जी, उसका ये फेलियर है जी। क्योंकि अभी अब जुलाई का महीना है, इतने बड़े हमारे पास मार्केट है, लगभग 130 से 150 करोड़ के आसपास की आबादी है जी। अभी कितना फ्रूट आया होगा जी। अब जुलाई के मंथ में अगर मार्केट डाउन होती है तो कहीं ना कहीं ये जो असली सीजन तो अभी चला ही नहीं, वो तो अगस्त और सितंबर में चलना है जी। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आप देखेंगे कि महंगाई अपने चरम पर है जी। साथ ही साथ आप देखेंगे कॉटन ट्रे के रेट, लेबर कॉस्टिंग या दूसरे कीटनाशक, फर्टिलाइजर जिसपे सरकार ने सब्सिडी ऑलमोस्ट समाप्त कर दी है, और रेट आप देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी ही स्थिति रही और सेब ऐसे बिकता रहा तो मुझे लगता कि मेरा बागवान कहीं बागवानी करना छोड़ ही ना दे जी। क्योंकि जब किसी भी कारोबार, कोई भी कारोबार आप करते हैं, अगर उसमें आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे तो जी कोई भी बागवानी नहीं करना चाहेगा जी। डिम्पल सर, अभी कुछ दिनों पहले हमारे सेब के ही जो बागवान भाई है, किसान भाई है, उन्होंने स्ट्राइक भी की थी। सो उनकी क्या क्या मांगे रही होगी? जो वो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मंच है जी, उसमें क्योंकि मैं खुद हिमालयन एनजीओ का अध्यक्ष हूँ, तो हमारी वो सबकी मिक्स है, लगभग 25-26 जो एनजीओ है उन सबका सामूहिक विरोध प्रदर्शन था वो एक तरह से जी। तो वैसे आज जयराम जी ने हमारे को सबको बुलाया है सेक्रेटरीट जी। आज देखते कि सरकार इस संदर्भ में क्या निर्णय लेती है। और जो हमारी प्रमुख मांगे थी जी, उसमें हमारे MSP जी, MIS जी, कश्मीर की तर्ज पे जो सेब, और जो GST बढ़ाया गया है कॉटन ट्रे पे, या तो कॉटन और रद्दी को GST से मुक्त करा दे जी, या फिर GST को कम कर दे जी। तो उसको जो 6% था फिर 12% हुआ, आज 18% हो गया जी। तो ये बहुत सारी लगभग 17-18 सूत्रीय कार्यक्रम है जिसका आज CM साहब के साथ मीटिंग होगी और उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी जी। और ये बहुत ही वाजिब भी बात है क्योंकि सबसे बड़ा रोल हिमाचल प्रदेश में आर्थिकी की जो रीढ़ है वो हमारी बागवानी है जी। अगर आप उसको बागवानी को ही साइड कर देंगे, अब सरकार के पास इतने रोजगार उपलब्ध है नहीं जी, किस किस को रोजगार मिलेगा जी। तो हमारा अपना ये मानना है कि जो कारोबार कर रहा है, जो जिस फील्ड में है, उसको वहीं पर ग्रो अप करने का मौका दिया जाए ताकि सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। और ये इंडस्ट्री हम सबको मिलके बचानी पड़ेगी और इसके लिए बहुत ही जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। बागवान संगठन हो गए, आम बागवान हो गए या सरकार होगी, सरकार को मिलके बहुत अच्छी नीति निर्धारित करनी होगी आने वाले समय के लिए, तभी जाके भविष्य उज्जवल हो सकता है। डिम्पल सर, आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हर साल हमारे हिमाचल प्रदेश में जो सेब की इंडस्ट्री है वो कहाँ तक जाती है, कितने करोड़ों में जाती है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, लगभग ये 5000 से 5500 करोड़ की इंडस्ट्री है हमारी जी। मगर एक अफसोस की बात ये है कि आज से लगभग 8-10 साल पहले भी ये इंडस्ट्री इतने की थी, लगभग 4 से 4,500, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है जी। तो हमारा अपना ये मानना कि सरकार को और जो सरकारी तंत्र है जी, और फार्मर को ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि इसको कैसे हम 20,000 करोड़ तक ले जाए जी। क्योंकि अगर आप टारगेट बेस पे काम नहीं करेंगे, आप देखेंगे बागवानी के प्रोजेक्ट आए, बागवानी मिशन आया, HDP प्लांटेशन हुई जिसके तहत, तो आज वो इतना कारगर हो नहीं रहा है फील्ड पे। आप देखेंगे विदेशों से आयातित बड़े भारी प्लांट्स आ रहे हैं, मगर उसका आउटपुट वैसे नहीं मिल रहा अभी जैसा होना चाहिए था। तो सरकार को फिर
से एक बार ये सोचना होगा कि हम कैसे बेहतर तरीके से इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। तो इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज आप देखेंगे जो दाम आज सेब बिक रहा है, आज से 10-12 साल भी पहले भी यही सेब इसी दाम में बिकता था। और 10-12 साल पहले की महंगाई दर और आज की महंगाई दर में तो जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। तो डिम्पल सर, बाकी मैं आप पर आना चाहूंगा, इस बार आपने जो है सेब की कितनी वैरायटियां अपने बगीचे में लगाई है, क्या क्या वैरायटी है आपके पास? मैं ऑलमोस्ट आज मेरा पहला साक्षात्कार है लाइफ टाइम टीवी के साथ, मैं आज से पहले नहीं जुड़ा जी। तो लगभग 2002-03 से हमने न्यू वैरायटीज न्यू स्ट्रेन पे काम करना शुरू किया था। सबसे पहले हमने सुपर चीफ पे काम शुरू किया था, पर उससे पहले भी 90 के दशक में आ चुके हैं जी। तो आज जो मेरा आज भी जो सेब बिका है जी, जितनी ऑलमोस्ट रेड डिलीशियस की सारी हाई कलर स्ट्रेन है जी, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ लगाया है। जितना भी आज तक इंडिया में आया है वो सारा हमारे ऑर्चर्ड में लगा है जी। आज आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आप देखेंगे कि भाई आपने मंडी में कवरेज करते होंगे, किसी का किंग रॉड बिक रहा है, किसी का स्कारलेट, किसी का जेरोमाइन जी। तो ये अलग अलग कैटेगराइज करके वैरायटी बेची जाती है जी। मगर मेरा आज 172 पेटी का एक लॉट था जी, और मैं हर साल की भांति जितनी सारी ऑर्चर्ड में मेरी वैरायटियां हैं वो सारी मैं मिक्स तोड़ता हूँ और मिक्स ही भरता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना कि सेब के बहुत कम रंग होते हैं, लाल होता है, पीला होता है और हरा होता है। इसके अलावा मैंने तो कभी कोई रंग नहीं देखा, आपने देखा होगा तो कह नहीं सकते। तो जो रेड डिलीशियस है वो हाइट के हिसाब से परफॉर्मेंस कर सकता है अलग अलग, कोई बेहतर करेगा लो हाइट में, कोई मिडल में, कोई हाइट में। मगर जितनी सारी ये वैरायटी थी, जो आज वैरायटी की दौड़ में हमारा बागवान परेशान हो चुका है, चाहे वो कलमों के नाम पे उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, चाहे वो प्लांट्स के नाम पे हो रही है। तो मेरा अपना मानना कि भी अगर आप फोकस करके एक दो सिलेक्टेड वैरायटी पे काम करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब अभी सेब बिका तो किसी खरीदार ने या आड़ती ने ये नहीं पूछा कि ये कौन सी वैरायटी है जी, क्योंकि वैरायटी जब तक पेड़ में है तब तक आपकी वैरायटी है। जब वो टेबल पे आ जाती है या बॉक्स में आप पैक कर देते हैं तो सिर्फ लाल बिकता है। मैं ये चाहूंगा कि आप जो खरीदार यहाँ पर सेब खरीद रहे, आप उनसे भी इस बारे में पूछे कि आपको क्या मायने रखता है, आपको वैरायटी मायने रख रही है या कलर और साइज मायने रख रहा है। तो मेरा अपना मानना कि अगर आप अच्छी गुणवत्ता का सेब पैदा करते हैं, अच्छा साइज आपके पास, अच्छा कलर है, क्योंकि इंडियन मार्केट है जो रेड कलर, क्योंकि अट्रैक्टिव लोग हैं यहाँ के, आप देखेंगे यहाँ का खान पान चटपटा खाना पसंद करते हैं। तो सेम में भी वही है, जो रेड कलर है वो ज्यादा पसंद किया जाता है। जहाँ अभी फ्लेवर बन रहा है, जैसे आप गाला, ग्रैनी स्वीट, लोग अब हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं कि भाई अब हम लाल सेब ना खा के हम खट्टा और मीठा फ्लेवर पसंद कर रहे हैं। गाला के बहुत अच्छे दाम, तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है, मगर अभी इतना चेंज नहीं है। अभी लाल की मार्केट है हमारे इंडिया में और वो बेहतर बिक रहा है जी। डिम्पल सर, आपसे एक जानना चाहूंगा, आप इतने बड़े लार्ज स्केल पे सेब का कारोबार करते हैं, आपको पता होगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में कितनी सेब की वैरायटियां लोग लगाते हैं, हमारे बागवान लगाते हैं? मेरे हिसाब से अभी तक जो हमारे पास सेब की वैरायटी होगी लगभग 60 से 70 वैरायटीज तो शायद प्रचलन में है अभी जी। और हर साल दर साल 5-5, 10-10 नई भी आ रही है जी। मगर मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बागवानों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है वैरायटी को लेके जी। आपको एक माइंड सेट करना कि आपका बाजार क्या मांगता है। बाजार में लाल सेब की डिमांड है, एक रेड डिलीशियस आप लगा सकते हैं, उसमें जिसको हम पॉलिनाइजर वैरायटी बोलते हैं, पॉलिनेशन के लिए जो हम वैरायटी लगाते हैं, तो जो पॉलिनाइजर वैरायटी आएगी उसमें आपका काला आ जाएगा, ग्रैनी स्मिथ आ जाएगा या गोल्डन, बहुत अच्छा बिक रहा है। अब तो मार्केट बहुत अच्छी बन गई, पुराने जमाने में लोगों के रेड गोल्डन वगैरह भी लगे, तो लगभग 3-4 वैरायटियां हम सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। मगर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी वैरायटी लगाई जाए वो थोड़ा बल्क में लगाई जाए जी। आप ऐसा ना करें कि 2-2 डब्बे आपके पैदा हो, फिर आप उसको कैसे मार्केटिंग करेंगे। जब आप किसी लेवल पे जाते हैं तो आपको एक बड़े स्केल पे काम करना होगा, एटलीस्ट एक पिकअप के लायक तो आपके पास माल आना चाहिए। अगर आप इसको छोटी छोटी, जैसे मैं अगर गाला की बात करूं आपके माध्यम से, तो गाला बहुत सारे गाला जैसे है जो टाइम के, कोई जल्दी आता कोई बीच में, अगर आप सारा मिक्स कर देंगे तो अगर आप जो हार्वेस्ट जल्दी होना है अगर उसको आप लेट रखने की कोशिश करें तो उसमें क्रैकिंग आ जाती है। तो हमारे को
पर्टिकुलर एक या दो वैरायटी पे, जिन बागवानों के पास ज्यादा लैंड होल्डिंग है, बड़ी कैपेसिटी है, वो आपके 500 या हजार पौधे के ब्लॉक लगाए एक वैरायटी के। आप वैरायटी जितनी मर्जी लगाए, मगर वो क्योंकि हमारा जो हिमाचल है, यहाँ लैंड जमीनें बहुत कम है फार्मर के पास, बड़े लैंडे नहीं है, तो हमारे को बड़े सिलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। और ज्यादा वैरायटी के चक्कर में अगर बागवान जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भविष्य में। गाला की बहुत अच्छी मार्केट है, ग्रैनीस में तो बहुत अच्छा बिक रहा है, और रेड डिलीशियस कोई भी एक दो वैरायटी आप सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। डिम्पल सर, अब आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो हमारी तरह यूथ ये सोचता है कि मुझे जो है अब अपना ही बिजनेस करना है, सेब का बगीचा लगाना है नया, सो कितनी हाइट पे जो है सेब लग सकता है, नॉर्मल से लेके टॉप हाइट तक? और सेब की जो है स्टार्टिंग में शुरुआत जैसे आपने बताया कि कम से करनी चाहिए, तो कौन कौन सी वैरायटी हमें शुरुआत में लगानी चाहिए? मेरा अपना ये मानना कि अब तो सोलन का क्षेत्र है, अभी हम सोलन में खड़े, तो यहाँ भी अब सेब लग रहा है जी। तो यहाँ पर हमारे को लो चिलिंग वैरायटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बर्फ नहीं पड़ती और ठंड सर्दी कितनी नहीं होती है। जब आप लो चिलिंग वैरायटीज पे जाते हैं तो आपके पास रेड डिलीशियस तो चल ही रहा है, जो नए स्ट्रेन आया, चाहे आप रेड ब्लॉक्स लगाओ, जेरोमाइन लगाओ, स्कारलेट 2 लगाओ, किंग रॉट लगाओ, उसके साथ साथ आप गाला बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप लगभग में अगर बात करूं 4000 से लेकर 5500 के हाइट तक की, तो अगर आप गाला पे काम करना चाहते हो तो डार्क बैरन जो गरीबा वाला है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गाला मेमा 16316 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फेंजम इवन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इनमें से आपको सिलेक्टिवली एक या दो गाला सिलेक्ट करने हैं और उस पर काम करने की आवश्यकता है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि भाई जो लो हाइट में ही लगेगा सिर्फ ऊपर हाइट में नहीं लग सकता, आप ऊपर भी लगा सकते हैं। बनिस्बत आपको करना क्या होगा, आपको फ्रूट थिनिंग पे ज्यादा जाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी, और प्लांट्स की जो कैनोपी मैनेजमेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे, अच्छी गुणवत्ता पैदा नहीं करेंगे, तो साइज छोटा रहेगा, छोटे साइज की कोई डिमांड नहीं। और मेरा अपना मानना है कि मार्केट डाउन करने में कहीं ना कहीं सेपरेटर का बड़ा योगदान रहता है। तो इसलिए आप ये वैरायटी लगा सकते हैं। और जो लो हाइट में मैक्सिमम जो अच्छी परफॉर्म कर रही है, रेड ब्लॉक, जेरोमाइन, स्कारलेट 2, किंग रॉड, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मगर एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, जो हमारे फार्मर 7000 से ऊपर या 9000 तक की उसमें बागवानी करते हैं जी, आपने देखा होगा सेब में दो तरह के कलर आते हैं। एक ऐसा कलर आता है जो स्ट्राइप्ड में आता है, वीडियो में जिनमें रंग पड़ता है, जैसे हमारा ट्रेडिशनली रॉयल था पहले। तो जो हमारी हायर एल्टीट्यूड वाले ऑर्चर्ड है वहाँ आपको स्ट्राइप्ड कलर पे ज्यादा जाना चाहिए। और जो आपका लो हाइट से आपकी लगभग 6500 से नीचे है, तो उसमें आप ब्लश कलर में जाए, जैसे जेरोमाइन, स्कारलेट, रेड ब्लॉक्स, अपना किंग रॉट, एडम्स पर। तो ये जो सारी वेराइटी है इसमें आप ज्यादा ना फंसे, सिलेक्टिवली एक दो वैरायटी पे काम करें और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। मगर असली मेहनत आपकी फ्रूट थिनिंग, न्यूट्रिशन और प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे होगी जी। डिम्पल सर, अब जाते जाते आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जितने भी हमारे बागवान भाई है जिन्होंने अभी सेब तोड़ना है या तोड़ रहे हैं, उनके लिए एज ए एक्सपर्ट आपकी राय क्या रहेगी कि किस तरह से देखें और तोड़ें पैकिंग को लेकर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करना चाहूंगा फार्मर से। मैं अभी मार्केट में भी घूम रहा था जी, तो बहुत ही कच्चा सेब लोगों ने प्लग करके जी मार्केट डाउन। मुझे ये तो नहीं पता कि मार्केट इस वजह से डाउन होती है, मगर एक बहाना मिल जाता है मेरे हिसाब से खरीदार और आड़ती को मार्केट के लिए कि आपने हल्का सेब तोड़ा है। इसलिए आप जल्दबाजी ना करें, सेब तैयार होने दे। मेरा अपना ये तजुर्बा बोलता है कि अगर आप सेब को तैयार होने देंगे तो जो रेट आज आपका मिल रहा है उससे बेहतर ही मिलेगा। निस्बत आपके साथ आपके एवरेज बढ़ेगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो मार्केट स्टेबल भी रहेगी और बहाना भी नहीं होगा, और आपकी पेटियां भी बढ़ेगी। आज अगर सेपरेटर आप बढ़ते हैं तो लगभग 310 के करीब दाने जाते हैं एक पेटी में, और वही दाना अगर आपके लार्ज में आ जाए तो आपके 100 दानों में पेटी हो जाती है, तो 3 पेटी बन गई। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे सेब तोड़े, बिल्कुल तैयार होने से दे पहले अपने फल को, उसके बाद ही उसके बाद मार्केटिंग को लेके अगर आपकी बहुत ही बढ़िया गुणवत्ता है, रस्टिंग कम है, कलर पूरा, तो मेरा हिसाब से गिफ्ट पैक में आप सेब पैक करें। 5 किलो 10 किलो की पैकिंग में जाए
उसमें आपको बेहतर पैसा मिलेगा। अगर आपका सेब थोड़ा हल्का है तो आप ये जो कार्टन है हमारा, जिसके 20 किलो से 25 किलो की जो रेंज आती है, आप इसमें पैकिंग कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बागवानों को बताना चाहूँगा, जो आप मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप गत्ता इस्तेमाल करते हैं चाहे ट्रे, वो अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चेन्नई जाना है, बॉम्बे जाना है, अलग अलग देश के कोनों में जाना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो टूट जाती है, जिससे आपका फल डैमेज होता है। तो जब आपका फल डैमेज यहाँ होगा, आपने तो ये सोच दिया कि हमारा तो सेब बिक गया, मगर अगर आगे खरीदार का फल खराब होता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट डाउन पे जरूर आता है। तो आप तसल्ली से आराम से सीजन को चलने दें, जल्दबाजी ना करें और मार्केट को ना तोड़े। पैकिंग अपने हिसाब से लोग करते हैं। अभी हमारे वजन के हिसाब से बढ़िया सेब बिकता है, तो अच्छी पैकिंग और अच्छे साइज का सेब बहुत अच्छा है। डिम्पल सर, जाते जाते जो भगवान भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, एज ए एक्सपर्ट आपकी राय लेना चाहता है अपने बगीचे के लिए, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट सकता है? सोशल मीडिया के माध्यम से? कैसे? मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज है, डिम्पल पांचटा करके, आप उसको सर्च कीजिए। हमेशा कोई भी बीमारी आती है, कोई भी प्लांटेशन करनी होती है, कोई भी चीज आती है, मैं हमेशा लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। यूट्यूब पर मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मगर जो लोग यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मेरे हजारों वीडियोस यूट्यूब पे डाली। आप डिम्पल पांचटा लिख लीजिए, आपको फ्रूट थिनिंग से लेकर, प्रूनिंग से लेकर, न्यूट्रिशन से लेकर, बीमारियों से लेकर, चाहे पेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे फंगल है, चाहे बैक्टीरियल है, चाहे वायरल है, सारी चीजों के प्लांटेशन करने तक का हर चीज आपके पास डाटा वहाँ मौजूद रहेगा। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ जाते हैं, तो आप हमारे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, डिम्पल पांचटा सुरेश कुमार करके मेरी आईडी है, आप वहाँ पर फॉलो अप कीजिए। आपको रेगुलर उसमें हर हफ्ते 10 दिन में आपको नई नई जानकारियां हम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई बागवान हमारे ऑर्चर्ड में आना चाहता तो हमने फार्मर विजिट रखा होता है, प्रूनिंग ट्रेनिंग के सेशन में हम जगह जगह भी जाते हैं, तो आप हमारे ऑर्चर्ड भी आ सकते हैं। जो भी डेट फाइनल होती है हमारे ऑर्चर्ड की, वो हम अपनी फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको बताते हैं, पोस्ट के माध्यम से बताते हैं। तो आप कोई भी बागवान, आप हिचकिचाए ना, आप आए, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सब सीखेंगे, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारा परिवार ग्रो करेगा, हमारा परिवार करेगा, स्टेट करेगा, देश करेगा। तो देश की तरक्की में भी योगदान तभी हो सकता है अगर हमारे देश का हर किसान, बागवान से लेकर एक बिजनेसमैन तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। डिम्पल सर, जाते जाते जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, एक मैसेज आपका जाते जाते क्या रहेगा हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, हमारे सभी किसान भाइयों के लिए? जो मेरा संदेश रहेगा सभी लोगों के लिए कि एक तो आप प्रोफेशनली अपने काम में आइए, पार्ट टाइम में आप काम नहीं कर सकते हॉर्टिकल्चर में। अब इतना आसान नहीं रह गया, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई है, आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में आना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप 1 बीघा में भी आज अच्छी बागवानी करते हैं पूरा टाइम देके, तो मेरे हिसाब से आप 1 बीघा में भी लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। हाई डेंसिटी का जमाना है, 2 साल में, 1.5 साल में आपके पास क्रॉप आ जाती है। आज आप इवन हाई डेंसिटी में तो ये भी देखा गया कि इसी साल आप प्लांटेशन करो मार्च अप्रैल में, तो इसी साल आपको जुलाई में फल भी आ जाते हैं। बागवानी इजी है करना, मगर अपने हकों के लिए जरूर आगे आए, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए, क्योंकि अगर हमारे लिए स्थायी पॉलिसीज नहीं बनेगी तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफपीओज बनाने का टारगेट पूरे इंडिया में लगभग 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट रखा गया है। तो जो 10,000 एफपीओ है, आने वाले टाइम में जो कोऑपरेटिव सिस्टम होगा, जो मार्केटिंग सिस्टम होगा,
जो सारी चीजें बनेगी। सरकार बोलती है कि आप सिर्फ एक बागवानी, आप एक कारोबारी है, आप इसको बिजनेस के रूप में जोड़िए। तो एफपीओ में जरूर जुड़े। हर ब्लॉक में एक एफपीओ रजिस्टर्ड होना है, उसमें लगभग 5 करोड़ तक का अनुदान आपको सरकार बिना किसी कागज पत्र के देती है। आप उसमें अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। और जो मार्केटिंग की बात है, हम जब तक अलग अलग करके मार्केटिंग करेंगे तो हमारे को ये दिक्कतें आती रहेगी। जैसे इस वक्त मंडी में हमारे को अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। जैसे एफपीओ का है, अगर मैं जैसे रोडू क्षेत्र से आता हूँ, कोई जुबल क्षेत्र से आता, कोई कोटखाई से आता, कोई नारकंडा, तो हमारे को अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो उसकी जो मार्केटिंग होगी उसको मिलके करना पड़ेगा। जैसे फॉरेन में सेटअप है, तो आप लोग इजी होके काम होके पहले सोचे, छोटे से लेवल से शुरुआत करें। मगर अगर हाई डेंसिटी पे आप जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, आपको प्रूनिंग ट्रेनिंग आनी चाहिए, और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट थोड़ा अलग रहेगा। उसके साथ साथ जो बहुत अच्छी चीज रहेगी, जो फर्स्ट आपने देखना, वो देखना है प्लांटिंग मटेरियल। जो आपका M9 पे मैक्सिमम जो प्लांट्स आ रहे हैं, कम गुणवत्ता के आज बार को दिए जा रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। अगर आपके पास अच्छा फेदर ट्री नहीं है, मेरे हिसाब से 7 और 7+ 1 साल का जो प्लांट होगा, उसमें लगभग जो ब्रांचेस होगी, फेदर्स होगी, वो लगभग आपके 15 से लेकर 20 के बीच कम से कम होने चाहिए। अगर एक अच्छा फेदर ट्री आपके पास मिलेगा तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स आएगी। और हम सबको अपनी नॉलेज शेयर प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ओपन प्लेटफॉर्म पे। और हमें ये नहीं सोचना कि मुझे जागना है, हम सबको जागना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री हम सबकी है, परिवार सबने पालने हैं। और एक का विकास से कभी भी समाज का विकास नहीं होता, जब तक सारी इंडस्ट्री आगे नहीं आएगी। और जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ सेब ही पैदा करना, यही आपका काम है। उसके साथ साथ आगे की जो मार्केटिंग है, मार्केट को मेंटेन रखना और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना, ये भी हमारा दायित्व है। कभी भी किसान हित की कोई बात हो तो आप कोऑपरेटिवली मिलके जरूर आगे आए। आपने देखा होगा हिमाचल की राजनीति की अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉयज आते हैं हमारे, शिक्षकगण, बहुत अच्छी बात है, कितनी तादाद में हो, फिर भी इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं वो सरकार पे, सरकारें गिरा देते हैं। तो बागवानों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे को मिलके रहना है और राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना है। राजनीति तब होगी जब हम होंगे, अगर हम ही नहीं होंगे तो राजनीति नहीं होगी। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।